हेलो गाइस, वेलकम टू सुपर स्काई क्लासेस। हम लोग नेवी एसएसआर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस के मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और अब तक हम साइंस के 5 मॉक टेस्ट लगा चुके हैं। कल हमने 5th मॉक टेस्ट लगाया था जिसमें हमने मेनली कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था जो कि वर्क से रिलेटेड थे, और आज भी हम उसी के आगे अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ठीक है, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज, तो हम लोग पावर का डिस्कस कर चुके हैं कि पावर इज इक्वल्स टू होता है आपका, पावर इज इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन टाइम, और इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क। एंड इसी को हम बोलते हैं कि अगर हम किसी की पावर बता रहे हैं, किसी मशीन की या किसी पर्सन की पावर को डिस्कस कर रहे हैं, सो बेसिकली वो ये चीज हमें बता रहा है कि कोई भी पर्सन या मशीन कितना काम कर सकता है। और इसमें भी अगर हम देखें तो कितने, अगर किसी की पावर ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो पर्सन या वो मशीन कम समय में ज्यादा काम कर सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर बात किया गया है कि द कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज पावर। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे जो है वो पावर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको पता है प्रेशर इज इक्वल्स टू में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। एनर्जी जो है वो आपका वर्क के बराबर होगा, और एनर्जी हम 2 टाइप की पढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। हालांकि एनर्जी बहुत सारे टाइप की है, पर अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें यानी कि यांत्रिक ऊर्जा की बात करें तो मेनली 2 टाइप की होगी, जिसमें कि आपकी एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी, और इनके फॉर्मूला भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका mgh, एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m v स्क्वायर। यहाँ पर m मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसका हम वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, एंड h जो है वो हाइट है। ठीक है, और यहाँ पर m मास को डिनोट कर रहा है एंड v वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है। सो एनर्जी जो है वो उसको हम कैपेसिटी टू डू वर्क से डिफाइन नहीं करेंगे, और बल हम सभी को पता है, फोर्स जो होता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो करेक्ट आंसर आपका जो है यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि पावर का मतलब होता है कि कोई भी डिवाइस या कोई भी पर्सन जो है वो कितना काम कर सकता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है वर्क करने की। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसका क्या होगा, उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा। यानी कि द वैल्यू ऑफ द वर्क इफ पॉजिटिव देन द सिस्टम ऑन विच द वर्क इज बीइंग डन इट्स एनर्जी विल डिक्रीज। क्या उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी जिस पे काम हो रहा है, और काम कैसा हो रहा है, पॉजिटिव वर्क हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। हमने कल डिस्कस किया था कि पॉजिटिव वर्क डन किस केस में होगा। सो पॉजिटिव वर्क डन जो है वो आपका होगा कि अगर आपका फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स के डायरेक्शन में ही हो रहा हो। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसका वेट नीचे mg लग रहा है, इस पर आपने कोई फोर्स लगाया f, तो ये जो फोर्स है इसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में ही हो जाए, तब हम बोलते हैं इस केस में वर्क डन हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। ठीक है, तो अगर हमारा पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है और ये जो वर्क डन होता है वो बेसिकली उस सिस्टम के अंदर या उस मास के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, तो अगर यहाँ पर आपका वर्क डन पॉजिटिव है तो आपका एनर्जी इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज। अगर वर्क डन नेगेटिव हुआ तो आपका एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पहला जो आपका ऑप्शन है इट्स एनर्जी विल डिक्रीज, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वर्क डन हमारा पॉजिटिव है। सेकंड है कि इट्स वैल्यू विल बी जीरो, नहीं है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, वर्क डन हो रहा है ना, पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है तो वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। इट विल रिमेन सेम, तो सेम या कांस्टेंट, तो ऐसा भी नहीं होगा। आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी है, जिसमें आपकी एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज होगी। मैंने बताया था कि वर्क अगर आप किसी पे कर रहे हो और पॉजिटिव वर्क है तो बेसिकली वो उस ऑब्जेक्ट या उस सिस्टम के अंदर जो है वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, और पॉजिटिव वर्क डन है तो एनर्जी को इंक्रीज ही करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मजदूर भूमि पर, यहाँ क्वेश्चन में एक चीज मिस है कि यहाँ पर 15 kg लिखा हुआ है। ठीक है, 15 kg का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। ठीक है, सो वो जो पर्सन है वो यहाँ पे 15 kg का मास उठा रहा है ना, और उसको कितनी हाइट तक उठा रहा है,
वो उसको उठा रहा है 1 मीटर तक। ठीक है, तो यहाँ पर कितना वर्क डन किया गया है वो चीज पूछ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन को देखें तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपका जो वर्क डन है वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड साथ में मैंने आपको कल बताया था कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि जो वेट है वो उसका मास यहाँ पर दे रखा है 15 kg, लेकिन अगर हम इसके वेट की बात करेंगे 15 kg तो मास हुआ, और नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स कितना होता है तो वो वेट के इक्वल होगा आपका। ठीक है, और वेट इज इक्वल टू होता है mg। सो यहाँ से हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो m हमारा है 15 kg एंड g का वैल्यू यहाँ पर बोला हुआ है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो फोर्स निकल के आता है या जो वेट निकल के आता है वो निकल के आता है आपका 150 न्यूटन। ठीक है, तो इतना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और जो पर्सन है वो उसको सर पर लेता है, उठाता है, और सर पर उठाता है तो कितनी हाइट तक उठा रहा है तो हाइट यहाँ पर जो है वो आपका कितना है 1 मीटर है। ठीक है, तो अगर हाइट यहाँ पर 1 मीटर है तो वर्क डन की अगर हम बात करते हैं सो वर्क डन जो है वो हमारा हो जाएगा, सो वर्क डन होगा आपका, एक सेकेंड, वर्क डन होगा आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। एंड थीटा अगर हम बात करें तो वेट नीचे की तरफ लग रहा है और पर्सन इसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर रहा है, तो यहाँ पर आपका थीटा होगा 180। सो थीटा 180 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का एफ इंटू एस, फोर्स आपका हो जाएगा 150 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का है तो आपका आंसर होगा माइनस का 150 जूल। ठीक है, सो वर्क डन आपका जो है 150 जूल है, यहाँ पर माइनस नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ पर जो 150 दिख रहा है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर एक माइनस का 150 और एक प्लस 150 देगा तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका माइनस का 150 होगा। ठीक है ना, इसको हम एक और फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको जो है पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, यानी कि गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की बात करें तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो है वो आपकी होती है mgh के बराबर। ठीक है, अगर हम यहां से वर्क डन से ही निकालें वर्क डन से ही बात करें तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की बात की हमने, और आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता कितना है, वो होता है आपका mg, और जो यहाँ पे s है वो बेसिकली वर्टिकल हाइट है जिसे हम h से डिनोट करते हैं। तो mgh जो है वो आपकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, और यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वर्क के फॉर्म में भी आपकी दिखती है। सो वर्क इज इक्वल टू mgh लिख लें या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपका जनरल फॉर्मूला हो जाता है, और ये स्पेसिफिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में आपका फॉर्मूला होगा। तो आप चाहे इससे कैलकुलेट करें चाहे इससे कैलकुलेटर करें, आपका आंसर जो है वो 150 आएगा। ठीक है, माइनस साइन का ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कई बार कि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल। तो भाई फोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करता है और इनके बीच के एंगल पर भी डिपेंड करता है। उसने पूछा किस पर डिपेंड नहीं करता, तो हमारा जो मास है इस पर आपका वर्क डन डिपेंड नहीं करेगा, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा मास नहीं आ रहा है, इसमें फोर्स आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल आता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल यानी कि 56 जूल है, तो आपको यहाँ पे वर्क डन गिवन है, ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू 56 जूल आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, एंड उस पर जो है 7 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, तो फोर्स भी आपको गिवन है 7 न्यूटन का। साथ में बोल रहा है कि विस्थापन ज्ञात करें, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ रखा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क डन आपको पता है 56 जूल है एंड फोर्स आपको 7 न्यूटन दे रखा है। डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 56 अपॉन 7, ठीक है, तो ये 8 आएगा, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा आपका 8 मीटर का। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये ए होगा, ये बी होगा, सो करेक्ट ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 8 मीटर। बात समझ आ रही है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, ठीक है, तो किया गया कार्य 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। एक सेकंड, क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है थोड़ा सा गड़बड़ है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं हम लोग कि इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन द वर्क डन इज, वर्क डन आपको बताना है आपको, ठीक है, और फोर्स यहाँ पर जो है वो 10 न्यूटन का लगा हुआ है, तो आपको वर्क डन यहाँ पर एक्चुअल में बताना है, ठीक है। सो वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग है वो फोर्स के डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें दे रखा है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के डायरेक्शन में ही हुआ है, तो हम यहाँ पर अगर हम एफ एस कॉस थीटा वाला केस लगाना चाहें तो आपने पता है कि फोर्स भी इधर ही है एंड डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, थीटा कितना होगा 0 एंड कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हम सिंपल अगर आपका विस्थापन वो बल की दिशा में हुआ है तो आप सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन यहाँ पर जो है हमको कैलकुलेट करना है, फोर्स हमको 10 न्यूटन का गिवन है और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर का हो रहा है, तो आंसर आपका 50 जूल आ जाएगा। करेक्ट आंसर जो है वो 50 जूल होगा, प्लस का 50 जूल होगा। ध्यान रखिएगा क्यों यहाँ पर प्लस का होगा, माइनस मत लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट आपका फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है, और मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूं कि जब भी डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव वर्क डन होता है, और नेगेटिव आपका जो है जब फोर्स के अगेंस्ट में डिस्प्लेसमेंट होगा तो उस केस में नेगेटिव वर्क डन देखने को मिलेगा। तो यहाँ माइनस वाला क्वेश्चन आंसर जो है वो मत टिक कीजिएगा, प्लस वाला आंसर जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कार्य कहलाता है इज कॉल्ड वर्क डन। सो बेसिकली वर्क का फॉर्मूला पूछा गया है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसी को हम लोग जो है वर्क कह रहे हैं, बहुत टाइम से हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मास इनटू एक्सेलरेशन, इसको हम लोग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये हमारा एरिया हो जाता है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, और मास इनटू वॉल्यूम ये आपका जो है वो डेंसिटी, डेंसिटी का तो फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला भी नहीं है, ये किसी का फॉर्मूला नहीं है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो है, यदि बल F इज इक्वल टू 0 इसलिए किया गया कार्य क्या होगा, मतलब अगर फोर्स आपका 0 दे रखा हो तो आपका वर्क डन क्या होगा, सिंपल सा पूछ रहा है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था कि फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस थीटा, ठीक है। तो ये तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है जो हमारा वर्क डन है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस थीटा। और अगर यहाँ देखें तो वर्क डन 0 3 कंडीशन में हो सकता है, कल भी मैंने बताया था कि या तो हम लगने वाला फोर्स को 0 कर दें, या फिर हम डिस्प्लेसमेंट 0 कर दें, या फिर जो एंगल है वो आपका 90 हो जाए, यानी एफ और एस के बीच का एंगल जो है, या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो है वो आपका 90 हो जाए, तो उस केस में हमारा वर्क डन 0 होगा। यहाँ पहले ही बोल दिया कि फोर्स को 0 कर दिया गया है, तो वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका जो है वो ऑप्शन बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह करता है, क्या करता है, सकारात्मक कार्य, नकारात्मक, अधिकतम सकारात्मक, या बिल्कुल कोई भी कार्य नहीं करता है। तो कल भी मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था कि अगर कोई पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो दीवार पर, वॉल पर फोर्स लगा रही है तो दीवार में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, और अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो मतलब डिस्प्लेसमेंट 0, और डिस्प्लेसमेंट 0 तो अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो किया गया वर्क भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि नो वर्क एट ऑल, ठीक है। नेगेटिव वर्क डन का केस हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अब फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो रहा है तो आपका जो वर्क डन है वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका,
कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो वर्क डन जो है अगर हमें उसका फॉर्मूला पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका वर्क है वो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, वो फोर्स पर भी डिपेंड करता है और इनके बीच के एंगल पर भी डिपेंड करता है, लेकिन किस पर डिपेंड नहीं करेगा, संवेग यानी कि लीनियर मोमेंटम पर डिपेंड नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, लीनियर मोमेंटम जो है P इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर ऐसे रखी गई है कि उसकी लंबाई का 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटक रहा है। चेन का कुल द्रव्यमान 4 किलो है और टेबल पर पूरी चेन को खींचने हेतु किया गया कार्य क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से हमें समझना पड़ेगा। क्वेश्चन जो है वो आपसे बोल रहा है कि एक चेन है, ठीक है, जो कि आपकी टोटल 2 मीटर की है और चेन ऑफ लेंथ 2 मीटर। ठीक है, तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये टेबल है, ठीक है, और इस टेबल पर चेन रखी गई है। तो चेन है वो आपकी टोटल लेंथ उसकी 200 मीटर दे रखी है, लेकिन ये बोला है कि जो नीचे लटक रही चेन है उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर है। तो ये जो लंबाई है वो 60 सेंटीमीटर है और टोटल चेन जो है वो हमारी 2 मीटर की है। तो ये वाली लंबाई, रिमेनिंग लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, 140 मीटर की, 140 सेंटीमीटर की लेंथ हो जाएगी। ठीक है ना, तो अगर हमारा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा कि इस होल चेन को वो ऊपर खींच ले। ठीक है ना, तो इस पूरी चेन को ऊपर खींचने में उसे जो वर्क डन है वो हमें कैलकुलेट करना है। बेसिकली इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ एक थ्योरम समझाना चाहती हूँ जिसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। आप लोग से मैं पहले भी कई बार यूनिट वाले चैप्टर में या यूनिट वाले मॉक टेस्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो वर्क होता है और एनर्जी होता है दोनों जो है स्केलर क्वांटिटी होती है और दोनों ही का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वर्क और एनर्जी रिलेटेड होंगे। ठीक है, सो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि किया गया वर्क, अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल एक कुली जो है किसी मास को ऊपर उठा रहा है, ठीक है, तो एक कुली किसी मास को जो ऊपर उठा रहा है तो उसको उठाने में वो फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन कर रहा है। ठीक है, और जो भी वर्क डन उसने किया है वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो वर्क डन है वो आपका वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सो अगर पोटेंशियल एनर्जी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, वो कितनी होती है, mgh होती है, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये हमारी जो है वो वर्क के बराबर होगी। ठीक है, और जो आपकी कार्य जो है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, और अगर किसी के अंदर एनर्जी है तो वो किसी ऑब्जेक्ट पर कार्य कर सकता है। तो ये दोनों चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं, तो यहां से हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ जो लटकी हुई चेन है उस चेन की लंबाई है आपकी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 60 सेंटीमीटर और इसको हम क्या कर दें, 100 से डिवाइड कर दें, तो ये जो लेंथ है वो हमको मिल जाएगी 60 या फिर 60 इंटू 10 की पावर -2 कर लेते हैं। ठीक है, और ये मीटर में कन्वर्ट हो चुकी है। हमारी बात समझ आ रही है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि वर्क डन क्या होगा। ठीक है, सो वर्क डन जो है यहाँ पर जब लटकी हुई चेन है तो इस जगह पे यहाँ पर इसने जीरो पोटेंशियल एनर्जी किया है, और जब हम इसके ग्राउंड की बात करेंगे और इसको जब हम ऊपर खींचेंगे तो इसको एल लेंथ यानी या फिर 60 सेंटीमीटर की हाइट ऊपर खींचने में जो हम वर्क डन करेंगे वो हमें पता करना है। सो बेसिकली यहाँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा कि यू पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहाँ पर नीचे वाले एंड की होगी और फाइनल वाले एंड की यहाँ पर हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट माने, यहाँ पर ग्राउंड माने, तो इससे नीचे की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी कैसी होगी, माइनस की होगी। और यहाँ पर अगर हम ग्राउंड मान रहे हैं, ठीक है, तो ये ग्राउंड अगर हम मान रहे हैं तो ग्राउंड से जो आपकी लेंथ होगी वो 0 हो जाएगी। तो उस केस में mgl अगर हम बात करते हैं
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम लंबाई अगर किसी चीज की मेजर कर रहे हैं और ये चेन का पूरा हिस्सा यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ से लंबाई जो है वो 0 हो चुकी होगी, तो ये वाला टर्म जो हमारा 0 हो जाएगा। माइनस अगर हम बात करते हैं इस वाले एंड की कि यहाँ पर कितनी है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहाँ वाले पॉइंट की निकालनी है, जो कि यहाँ से एल लेंथ नीचे की तरफ है, और क्योंकि ग्राउंड हमने अपना ओरिजिन हमने यहाँ पे माना है, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे लिया है, तो उससे नीचे जो भी हमारी लेंथ होती है उसको माइनस लेंगे, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी माइनस की निकलेगी। ठीक है, तो mgh ले लेते हैं इसको, और यहाँ पर आप जो है ये तो आपका 0 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा और ये निकलेगा mg H के बराबर। ठीक है, तो M यहाँ पर हमारा मास दे रखा है कि ये जो चेन है वो 4 kg की है। ठीक है, अब 4 kg तो पूरी चेन का मास है ना, लेकिन हमारे जो इस टुकड़े का 60 सेंटीमीटर वाले टुकड़े का मास कितना हो जाएगा, तो इसको हम देखेंगे कि 4 kg पूरा 200 सेंटीमीटर लेंथ का मास है। ठीक है, तो अगर हम हर 1 सेंटीमीटर के हिसाब से लेंथ का देखें कि कितना मास होगा इस चेन को, अगर हम 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े में डिवाइड कर दें, क्योंकि इस पूरी 200 सेंटीमीटर की जो आपकी चेन है, ठीक है, वो पूरी 4 kg की है, हमें तो सिर्फ इतनी चेन का मास चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि 200 सेंटीमीटर में हम पूरे मास को डिवाइड कर देते हैं, तो 4 kg जो है वो हमारा डिवाइड होगा 200 सेंटीमीटर में, और हमको चाहिए कितने सेंटीमीटर का, तो हमको चाहिए 60 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये 0 से ये 0 गया, ठीक है, और 2 से आपका ये जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये होगा 12/10, है ना, ये मास आ गया हमारा इस वाले हिस्से का। तो इस मास को हमें यहां लगाना है, इस मास को लगाएंगे तो ठीक है, मास को लगाएंगे 12/10, जी का वैल्यू लगाते हैं हम लोग 10 इनटू एच का वैल्यू लगाते हैं हम लोग, एच का वैल्यू हमने जो है मीटर में कैलकुलेट किया था 60/100। ठीक है, तो 10 से ये 10 गया, और यहाँ पर 2 0 से ये 2 0 चले जाएंगे, सॉरी 1 0 जाएगा आपका। ठीक है, 1 0 जाएगा, 1 0 रह जाएगा, एंड 12 6 हो जाए 72/10, और डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7.2 जूल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, आप यहाँ पर जो है एनर्जी कंजर्वेशन या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला लगा रहे हैं, जिसमें कि एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये वाले एंड की पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली यहाँ पर कितनी थी, तो हम रेफरेंस पॉइंट अपना ओरिजिन यहाँ से मान रहे हैं, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी जो है mgh निकालेंगे, है ना, और वो नेगेटिव में निकालेंगे, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट के नीचे की तरफ जो भी लंबाइयां या जो भी लेंथ हम मेजर करते हैं वो माइनस साइन के साथ लेते हैं, तो ये आपकी जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन जब ये वाला एंड ऊपर यहाँ पर पहुंच चुका होगा, जब हम चेन को ऊपर पूरा खींच लेंगे, तो उस कंडीशन में जो रेफरेंस पॉइंट है वहां से इस वाले एंड की लंबाई 0 हो चुकी होगी, इसीलिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 हो गई थी। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारा किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है, और ये चीज हमें कहां से पता लगती है, वर्क एनर्जी थ्योरम से पता लगती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है वो 7.2 जूल आ जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, 5 kg भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक ले जाया जाता है, उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान बताइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली वर्क ही कैलकुलेट करना है, तो यहां पर हमें जो है मास गिवन है, मास इक्वल्स टू दिया हुआ है हमें 5 kg। ठीक है, और यहाँ पर हाइट जो लेके जा रहा है, हाइट ऑफ 4 मीटर। ठीक है, तो हाइट जो लेके जा रहा है वो है 4 मीटर, एंड जी का वैल्यू हमको बोल रखा है कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, या फिर अगर आपने किसी भी वस्तु को किसी हाइट तक उठाने के लिए जो वर्क किया है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में, वो वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वर्क है वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका mgh। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है mgh के बराबर आपका जो है वर्क डन होगा। अब यहाँ से हम जो है वैल्यू पुट करेंगे, m का वैल्यू 5, g का वैल्यू 10 एंड h का वैल्यू है 4, तो यह आ जाएगा 200, है ना, जूल। ठीक है ना, अब
एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि जो वो वेट उठा रहा है, व्हाट इज द वर्क डन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको डिस्कस किया था कि जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में कोई भी पर्सन वर्क करेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है, और वो उसको उठा रहा है उस फोर्स के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो है वो कितना एंगल बनेगा, वो 180 एंगल बनेगा। और 180 जब भी बनता है तो उस कंडीशन, यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं। सिंपल सा लैंग्वेज अगर हम यूज करें तो यहाँ विस्थापन जो है वो बल की विपरीत दिशा में हो रहा है, और जब भी विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तो आपका वर्क डन नेगेटिव होता है। तो यहाँ हमें इस चीज को ध्यान इसलिए देना पड़ा कि एक आपको माइनस का 200 जूल दे रखा है, एक प्लस का 200 जूल दे रखा है। अगर आप सिर्फ mgh को कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ पे जो है वो सिंबल को नहीं देख पा रहे हैं, है ना, लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि माइनस का 200 जूल जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आप इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसे हमने fs cos थीटा से सॉल्व किया था। मैं उससे भी सॉल्व कर दिखा देती हूं आपको, ठीक है। अगर आप यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल्स टू, हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, fs इंटू cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जो फोर्स है बेसिकली तो वो आपका फोर्स कितना होगा, वेट के बराबर होगा, और वेट कितना होगा, mg के बराबर होगा। तो यहाँ पर m आपका 4, m जो है वो कितना दे रखा है आपको, 5 kg दे रखा है, ठीक है। सो m आपको जो है 5 kg दे रखा है, एंड g जो है वो 10 है। सो यहाँ पर जो फोर्स मिलता है आपको, या जो वेट मिलता है वो 50 न्यूटन मिलेगा। तो आप यहाँ पर फोर्स का वैल्यू 50 न्यूटन लगाएंगे। डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर का हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 4 मीटर का हो रहा है, ठीक है। एंड अगर एंगल की बात करते हैं तो फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर लग रहा है, एंगल कितना बनेगा, 180, एंड कॉस यहाँ पर लिखेंगे cos 180, ठीक है ना। और cos 180 का वैल्यू होता है माइनस का, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 200 जूल। तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं fs cos थीटा, तो इसमें हमारा सिंबल भी एक साथ इंक्लूड हो जाता है। तो आंसर हमारा जो है वो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब आपका प्लस और माइनस दिया हो तो आपको बहुत केयरफुली वहां पर सॉल्व करना है कि आपका आंसर प्लस में होगा या माइनस में होगा। बहुत सिंपल सा तरीका याद रखने का ये है कि अगर विस्थापन बल की दिशा में हो तो वर्क डन कैसा होगा, कार्य आपका धनात्मक या फिर पॉजिटिव होगा, और अगर विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होगा तो वर्क या फिर कार्य आपका जो है वो नेगेटिव होगा। बस इतना सा ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, एक वस्तु 30 मीटर गिराई जाती है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य जो है उसको बताना है आपको। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड 30 मीटर, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम द हाइट ऑफ द ग्राउंड विल बी, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर जो है एक यहाँ पर हमें मास नहीं दे रखा है क्या, ओके, मास नहीं दे रखा है इसमें, ठीक है। सो वर्क डन जो है हमको कैलकुलेट करना है, और अगर यहाँ पर वर्क डन की बात करते हैं तो fs cos थीटा वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है जो गिर रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में गिर रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम उसको ड्रॉप करा रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट है वो इधर ही है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स यहाँ पे सेम डायरेक्शन में हो गए हैं। तो अगर आपको सीधे फॉर्मूला लगाना है तो यहाँ पर आपका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। हालांकि यहाँ कोई भी ऑप्शन जो है वो आपको नेगेटिव में दे भी नहीं रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे 30 मीटर का, ठीक है, और मास हमको यहाँ पे जो है वो गिवन नहीं है। ये हमारा 10 जो है वो g का वैल्यू लगा लेंगे, ठीक है। तो 10 इंटू ये तो 300 के आसपास ये बन रहा है हमारा। मास यहाँ पर आपको गिवन नहीं है, तो अगर हम यहाँ पर मास जो है 1 kg का मान लें तो 1 kg आपका मास हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 300 जूल के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मास आपको गिवन हो वो मास लगा लीजिएगा, तो फोर्स हो जाएगा आपका mg के बराबर। अगर हमने मास यहाँ पे 1 kg लिया है, g आपने 10 लगाया है, तो आपका जो फोर्स है वो 10 न्यूटन का हो जाएगा। एंड आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 30 मीटर दे रखा है, एंड cos थीटा यहाँ पे जो है थीटा कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स के डायरेक्शन में दे रखा है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर फोर्स के डायरेक्शन में दे रखा है तो आपका cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 300 जूल आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 14 है आपका, 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य कितना होगा, ठीक है।
तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है वो एक नए कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है, जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले भी एक नाम लिया था, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम यही बोलती है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वर्क के फॉर्म में स्टोर होगी, है ना। तो यहाँ पर पिछले अभी एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था जहां पर हमने देखा था कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि आपकी जो है वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। और अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं तो हमें यहाँ पे पोटेंशियल दिया जो है वेलोसिटी दी गई है, एक आपको दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड और दूसरी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड आपको दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो वेलोसिटीज दे रखी हैं और अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वेलोसिटी है तो उसके अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, जब ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर हो या किसी पोजीशन की वजह से उसके अंदर जब एनर्जी स्टोर होती है तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके अंदर जो एनर्जी है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, है ना। और वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि वर्क जो होगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगी। अब परिवर्तन हम कैसे निकालेंगे, तो हमें हमेशा निकालेंगे कि फाइनल माइनस इनिशियल गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे हाफ एम बी स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी को, या हमें यहाँ गिवन है कि कार जो है इनिशियली कितनी स्पीड से चल रही थी, 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी और फाइनल स्पीड उसकी कितनी हो गई है, 10 मीटर पर सेकेंड हो गई है, ठीक है। और जो डिस्टेंस उसने चला है वो आपका जो कार का मास हमको दे रखा है। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो जब हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी लगाएंगे, अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी लगाएंगे, ठीक है। यहां से हम क्या करते हैं, हाफ m को कॉमन कर लेंगे और आपका अंदर जो बचेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पर मास हमें दे रखा है 800 kg दे रखा है। तो हमें अगर kg भी दे रखा है तो हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर हमें ये ग्राम में दे रखा होता तो हम इसे SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि kg में कन्वर्ट करते, ठीक है। इसके अलावा ब्रैकेट के अंदर देखते हैं b स्क्वायर, तो v कितना है हमारा 10 का स्क्वायर लगाएंगे माइनस u स्क्वायर, इट मीन्स की 5 का स्क्वायर और इसको लगाएंगे, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा 400। सो ये 400 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 एंड 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25 और 100 माइनस 25 कितना आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 75 इंटू 800, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे किलो जूल में आंसर दे रखा है तो पहले हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये आ रहा है हमारा इतना जूल। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, किलो जूल में आंसर हमें दे रखा है तो हम यहाँ पे इसको, कोई भी यहाँ पे आंसर जो है वो हमें करेक्ट दिख नहीं रहा है। ओ सॉरी, यहाँ पे 400 है, 800 नहीं है, 400 है, ठीक है। तो ये 30 आ जाएगा, तो 30 और ये जो होता है इसको हम लिखेंगे 10 की पावर 3 जूल और ये 10 की पावर 3 को जो है वो किलो में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 किलो जूल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ पे 400 था, मुझे 800 मिस्टेक से लिख दिया था मैंने, तो 400 इंटू 75 आ जाएगा आपका 30,000, है ना। 30,000 को हम जो है वो यहाँ पर 1000 जो होगा उसको हम किलो में कन्वर्ट कर देंगे तो आंसर आपका हो जाएगा 30 किलो जूल, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शक्ति इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, जहां वर्क W का मतलब क्या है, ठीक है। तो अभी मैंने बोल ही दिया कि पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, और सिंबल के फॉर्म में इसे लिखते हैं हम W अपॉन T, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कार्य का W का मतलब होता है कि वो वर्क को डिनोट किया जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो मोहन की शक्ति क्या होगी। बेसिकली हमसे पावर पूछ रहा है और हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, है ना। और मोहन जो है वो सीढ़ियां चढ़ के जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि ये सीढ़ी इस तरह से चढ़ के जा रहा होगा तो यहां से ये किसी हाइट पे तो पहुंचेगा, ठीक है। और हर एक सीढ़ी की लंबाई हमें कितनी दे रखी है, तो यहाँ पर जो सीढ़ियां हैं वो 50 है ना। और जो लंबाई है एक सीढ़ी की वो कितनी है, वो आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अगर हम बात करें कि मोहन टोटल कितनी ऊंचाई चला है, ये पूरी हाइट निकालनी है, तो ऐसी 50 सीढ़ियां जब चढ़ के गया होगा तो हम जब 50, एक सीढ़ी की लंबाई 15 सेंटीमीटर दे रखी है, 50 सीढ़ियों को जब हम एक सीढ़ी की लंबाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल हाइट पता चल जाएगी जिस पर मोहन चढ़ के जा रहा है। तो वो टोटल हाइट आपकी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 15 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो इसके लिए हम उसे 100 से डिवाइड कर लेंगे। और कितनी सीढ़ियां हैं, 50 सीढ़ियां हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 50 दूनी, ठीक है, 15/2 यानी कि 7.5 हो जाएगा। फिलहाल हम इसे इतने में ही रखते हैं। तो इतना मीटर जो हाइट है वो चढ़कर जाएगा, 7.5 आएगा, लेकिन हम अभी उसे फ्रैक्शन में ही रखेंगे, ठीक है। और बात करते हैं कि वर्क कितना होगा। तो क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहा है तो यहाँ पे जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ चुके हैं कितनी होती है, mgh होती है। सो वर्क डन जो है वो कितना हो जाएगा हमारा, mgh के बराबर होगा। मास हमको दे रखा है कितना है, 40 kg मास है। जी का वैल्यू हम 10 लगा लेते हैं, ठीक है। जी का वैल्यू 10 दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। एंड एच कितना है, 15/2। सो यहाँ हम जो है इसको करते हैं डिवाइड। ये 2 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा 20, ठीक है। 200 हो जाएगा इंटू 15, तो ये हो जाएगा 3000 जूल। तो इतना हमारा वर्क डन आया। पावर हमसे कैलकुलेट करवा रहा है तो वर्क डन अपॉन कितना कर दें, टाइम कर देते हैं। और टाइम हमें यहाँ पे दे रखा है 10 सेकंड का टाइम दे रखा है, ठीक है ना। तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा पावर कितना आ जाता है, 300। तो यहाँ पर आंसर आएगा वॉट में, क्योंकि पावर का यूनिट वॉट होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा बतानी है। फिर से हमसे यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट क्या करवा रहा है, पावर कैलकुलेट करवा रहा है, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू अगेन वर्क अपॉन टाइम लगाएंगे। अब यहाँ पर सबसे मेन काम बेसिकली वर्क को कैलकुलेट करना है। तो वर्क इज इक्वल टू हम यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एक्चुअल में 60 न्यूटन का फोर्स लगा है, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी काउंट कर रहा है, वो कर रहा है 20 मीटर की। और कितने टाइम में कर रहा है, 4 मिनट में कर रहा है। तो टाइम को तो हम बाद में देखें। तो हमारा जो वर्क होगा वो बेसिकली होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है 600 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 20, यानी कि यहाँ पे वो 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा आपका इतना जूल का वर्क आ गया, ठीक है। तो पावर की जब बात करते हैं तो वो आ जाएगा वर्क अपॉन टाइम से। अब वर्क हमारा जो है वो 12000 जूल आ गया है। और टाइम जो है वो 4 मिनट दे रखा है, लेकिन एसआई यूनिट में हम टाइम सेकंड में लेते हैं तो उस 4 मिनट को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 6 दूनी 12 200 और ये हो जाएगा आपका 50। तो आंसर हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा 50 वॉट, ठीक है, 50 वॉट। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। ये प्रीवियस क्वेश्चन अभी हमने जो सॉल्व किया है उसी की तरह है। तो बेसिकली हम यहाँ टोटल हाइट कैलकुलेट कर लेंगे कि कितनी हाइट चल रहा है। तो टोटल हाइट जो h है वो किसके बराबर हो जाएगी, टोटल सीढ़ियां जो है वो 40 सीढ़ियां चढ़ रहा है, ठीक है। और एक सीढ़ी की लंबाई यहाँ पे 15 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 15 सेंटीमीटर को हम जो है वो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो ये हो जाएगा हमारा 60/10,
ठीक है। तो यहाँ पे ये चला गया 6 मीटर हाइट बेसिकली वो चलेगा, ठीक है। 6 मीटर हाइट चल ली है उसने, हमने यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना है, क्योंकि पावर में अल्टीमेट आता है आपका वर्क और टाइम, ठीक है। टाइम तो हमको 9 सेकंड दे रखा है, लेकिन हमें वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा जो कि होगा mgh के बराबर, क्योंकि यहाँ पर वो हाइट के अगेंस्ट में जा रहा है। तो हाइट के अगेंस्ट में अगर जाता है तो वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही वर्क डन हो जाएगा, यानी mgh से हम उसे निकाल देंगे। और m यहाँ पर जो है वो दे रखा होगा 50 kg, g का वैल्यू जो है वो हमें 10 लगाना है और h हमें यहाँ पे 6 लगाना है। तो ये हो जाएगा आपका 3000 जूल का वर्क डन होएगा। सो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1000 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। और इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो 3 3 3 9 3 3 और 3.3, ठीक है, 333.3। तो आपका आंसर जो है वो यही आएगा, ठीक है। ये जूल नहीं है, ये वॉट है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। मीटर सेकंड में हमारा आंसर नहीं होता, तो हमारा करेक्ट आंसर है 333.3, यानी कि 333.33 आएगा। आप यहाँ पर ऑप्शन में वैल्यूज तो लगभग सिमिलर दिख रही होंगी, लेकिन अब यूनिट का खेल आ जाएगा, तो वॉट वाला जो आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, 40 किलोग्राम भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी? अ गर्ल वेइंग, तो यहाँ पे हमें उसका मास दे रखा है जो कि कितना है 40 kg का मास है उसका। क्लाइम्स ऑफ द फ्लाइट, ये नहीं दे रखा। स्टेयर्स उसने फिलहाल दे रखी है कि कितनी स्टेयर चढ़ी है उसने, 5 मीटर की हाइट की स्टेयर्स उसने चढ़ ली है। तो हाइट यहाँ पर हमें दे रखी है 5 मीटर, है ना। कितना टाइम लग रहा है उसको, 4 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो हमें यहाँ पे पावर बताना है और g का वैल्यू हम यहाँ पे भी 10 ले लेंगे, ठीक है। तो अभी हम कई बार इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। w इज इक्वल टू mgh, m कितना है 40, g कितना है 10, h कितना है आपका 5 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20 और 1 0 ये 1 0 ये 2000 जूल का वर्क डन होगा। पावर इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क आपका जो है वो आ गया 2000 जूल एंड टाइम कितना दे रखा है हमको 4 सेकेंड, ठीक है। तो ये कर लेंगे 4 पंजे 20, 500 वाट हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 20 है आपका, एक लड़का 45 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। अगेन सेम क्वेश्चन है आपका, ठीक है, उसी सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी हम हाइट कैलकुलेट कर लेंगे कि कितनी हाइट चढ़ रहा है वो। तो जितनी भी हाइट जा रहा है उस हाइट को करेंगे, कितनी सीढ़ियां चढ़ रहा है, तो 45 स्टेयर्स को चढ़ रहा है। और एक सीढ़ी की लंबाई हमें दे रखी है 16, तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। टोटल हाइट हमको यहाँ पे पता लग जाएगी, ठीक है। इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं, हम आगे कैलकुलेट करेंगे जो भी होगा। एंड पावर कैलकुलेट करवा रहा है तो उसके लिए पहले वर्क डन देख लेते हैं। मास कितना है उसका 45 सीढ़ियां, यहाँ मास नहीं दे रखा हमको, मास नहीं दे रखा है। मास मान लीजिए आपका 10 जो है वो मास होगा, ठीक है, ले लीजिए एक बार को। तो ऑप्शन आपके जो है उस हिसाब से चेंज हो जाएंगे। तो मास यहाँ पे जरूरी है, हम मान लीजिए 10 मास ले लेते हैं, एम जी आपका 10 ले लेते हैं, और एच कितना आएगा 45 इंटू 16 अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पावर का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क आपका जो है वो कैलकुलेट कर लीजिएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 45 इंटू 16 एंड टाइम आपका जो है वो दे रखा है 10 सेकंड का। तो इसको डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा वो वॉट में यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में यहाँ पे मास का मिसप्रिंट है, मास नहीं गिवन है हमें, तो हमने अपने तरफ से लगा लिया है, तो इस वजह से आपके ऑप्शन जो है वो यहाँ पे मैच नहीं करेंगे, ठीक है। और ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होगी, ठीक है। तो
एवरेज पावर पूछ रहा है, और एवरेज जो भी चीज का निकालते हैं तो बेसिकली हम टोटल का निकालते हैं। अगर हमसे कोई एवरेज वेलोसिटी पूछता है या एवरेज स्पीड पूछता है तो हम लिखते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर भी हमसे जब एवरेज पूछा गया है और पावर इज इक्वल टू होता है आपका वर्क अपॉन टाइम, या फिर हम कहें एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है, वर्क और एनर्जी बराबर होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए की, तो उसमें लिखा है द टाइम टेकन बाय द टोटल एनर्जी, नहीं। फिर क्या लिखा हुआ है, द टोटल एनर्जी रिलीज्ड, नहीं, ये भी नहीं होगा। टोटल टाइम टेकन डिस्टेंस कवर्ड, नहीं। ये वाला आपका जो है आंसर हो सकता है कि टोटल एनर्जी यूज्ड टोटल टाइम, या फिर हम बोल सकते हैं टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है, टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड का साइन होगा, यानी कि कुल प्रयुक्त ऊर्जा डिवाइडेड बाय कुल समय, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे एवरेज पावर, तो एवरेज पावर होगा आपका कुल ऊर्जा यानी कि टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय कुल समय, ठीक है, टोटल टाइम। तो करेक्ट ऑप्शन आपका जो है वो आंसर डी हो जाएगा। स्प्रिंटिंग है यहाँ पे थोड़ी सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कुली 100 मीटर की दूरी तय करता है और 500 न्यूटन का भार उठा रखा है, तो आपको वर्क डन बताना है कितना किया होगा। कल भी हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि अगर कुली है तो उसने वेट अपने सर के ऊपर रखा है जो कि हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है, और वो मूवमेंट हमेशा आगे या फिर अपने साइड में करेगा। तो उस कंडीशन में जो वर्क है, जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच में 90 एंगल बनता है, और दोनों के बीच में जब 90 एंगल बनता है तो हम देख चुके हैं कि वर्क डन जो है वो किसके बराबर होगा। वर्क डन जो होता है आपका वो होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा के बराबर, और थीटा अगर 90 है तो कॉस 90 का वैल्यू होता है आपका 0, और यहाँ पर थीटा 90 बनेगा तो वर्क डन आपका जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, यदि कोई एजेंट समय टी में W कार्य करता है तो उसकी पावर होगी। तो पावर का बेसिकली फॉर्मूला पूछा गया है, और पावर का फॉर्मूला हम इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं। पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, तो यहाँ हमें टाइम नहीं लगना चाहिए इस आंसर को टिक करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियां चढ़ता है। अगेन उसी तरह का क्वेश्चन है, तो इसको बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। पहले हमें वर्क डन करना है, और वर्क डन यहाँ पर जो है हमारा कितना होगा, तो वर्क डन होगा mgh के बराबर, क्योंकि ये हाइट के अगेंस्ट में जा रहा है। मास यहाँ पे हमें अब इस बार दे रखा है 50 केजी का है, जी को 10 लेना है, ठीक है, 10 है ये, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h यहाँ पर निकाल देंगे। h के बराबर कितना होगा, 43 सीढ़ियां यानी कि 43 सीढ़ियां हैं, और एक सीढ़ी की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर 100 जो है वो कट जाएगा, 10 से 10 गया आपका आंसर हो जाएगा 75 इंटू 43, इसको हम अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो वर्क डन आपका निकल गया, पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क हो गया आपका 75 इंटू 43, एंड टाइम जो है वो कितना दे रखा है हमको, 10 सेकेंड का टाइम दे रखा है, ठीक है। तो 10 सेकेंड का टाइम दे रखा है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये 10 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा 7.5 इंटू 43, और यही आपका जो है पावर का फॉर्मूला, पावर का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आपका आंसर आएगा वॉट में। तो जो भी यहाँ पे आंसर आपका करेक्ट होगा वो यहाँ पे टिक कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है। तो बेसिकली ये पावर का उदाहरण है, क्योंकि पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और अगर किसी की पावर ज्यादा है, हमने शुरू में भी कहा था, किसी की पावर ज्यादा है तो बेसिकली वो उसी काम को करने में, अगर पावर हो जाता है वर्क अपॉन टाइम, अगर किसी की पावर ज्यादा है तो वो सेम काम करने में कम समय लेगा, ठीक है। और अगर किसी की पावर कम है तो वो उसी सेम काम का वर्क करने में वो ज्यादा समय लेगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात हो रही है कि एक हवाई जहाज और एक कार है, वो सेम टाइम में हवाई जहाज ज्यादा दूरी तय कर लेगा, यानी ज्यादा वर्क कर रहा है, तो इसके लिए हवाई जहाज जो है वो ज्यादा शक्तिशाली है। सो बेसिकली उसका पावर ज्यादा है, उसका इंजन जो है वो ज्यादा पावर का होता है, इसीलिए वो कम समय में ज्यादा दूरी तय कर लेगा। और कार जो है उसी समय में उतनी दूरी तय नहीं कर पाती, क्योंकि कार का इंजन हवाई जहाज के इंजन के कंपेरिजन में थोड़ा
कम पावरफुल होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर किसी की पावर ज्यादा है तो वो उस कम समय में ज्यादा काम करेगा, अगर किसी की पावर कम है तो वो उसी समय में कम काम कर पाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम जो है अपने क्वेश्चंस को नेक्स्ट मॉक टेस्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपने कॉन्सेप्ट पे काम करते रहिए और रिवीजन जो है वो करते रहिएगा, ठीक है।